नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। हमारे इस विश्लेषण आधारित कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका आभार और कार्यक्रम के प्रति आपका प्रेम हमारे उत्साह को बढ़ाता है तथा हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। विश्लेषण को आरंभ करने से पहले देख लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस क्या हैं। श्रीलंका सरकार ने बाजार में रिकॉर्ड 55,000 मीट्रिक टन चावल उतार दिया है और यह पिछले सीजन से हजारों गुना अधिक है। 2035 तक भारत अपने वस्तु निर्यात को 3 गुना बढ़ाकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर करने की तैयारी में। केरल और पश्चिम बंगाल में चावल की नई किस्मों का इनोवेशन, नई किस्में खेती में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं विश्लेषण की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पड़ोसी देश श्रीलंका की एक बहुत बड़ी और विचारणीय खबर की। श्रीलंका सरकार ने बाजार में रिकॉर्ड 55,000 मीट्रिक टन चावल उतार दिया है। नेशनल कोऑपरेटिव होलसेल एस्टेब्लिशमेंट के चेयरमैन कोसाला विल्बावा ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि याला सीजन के दौरान खरीदा गया स्टॉक अब बाजार में जारी किया जा रहा है। दोस्तों, ये संख्या देखकर हैरानी होती है। पिछले महासीजन में तो सिर्फ 59 मीट्रिक टन चावल ही जारी किया गया था और अब एक ही सीजन में 55,000 मीट्रिक टन, यानी हजारों गुना ज्यादा। ये श्रीलंका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चावल रिलीज रिकॉर्ड है। सरकार का पूरा मकसद साफ है, बाजार में चावल की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को कंट्रोल में रखना। श्रीलंका में चावल सिर्फ खाना नहीं है दोस्तों, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरत है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो गरीब परिवारों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। इसलिए सरकार ने इस बार सोचा है कि स्टॉक घरेलू बाजार में उतारो, सप्लाई बढ़ाओ और महंगाई पर लगाम लगाओ। अब थोड़ा इसे और डिटेल में समझते हैं। श्रीलंका में 2 मुख्य चावल सीजन होते हैं। महा सीजन जो अक्टूबर से मार्च तक होता है और याला सीजन अप्रैल से जुलाई तक। पिछले साल महा सीजन में उत्पादन अच्छा था, लेकिन याला सीजन में मौसम ने साथ नहीं दिया। अनियमित बारिश, बाढ़ या फिर सूखे ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। सरकार ने किसानों से अच्छी कीमत पर खरीद की, जिससे सरकार के पास काफी स्टॉक जमा हो गया और अब सरकार याला स्टॉक से इतनी बड़ी मात्रा में इसे बाजार में उतार रही है। दोस्तों, ये फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले महासीजन में सिर्फ 59 टन रिलीज हुई थी और अब 55,000 टन। ये दिखाता है कि सरकार फूड सिक्योरिटी और आम आदमी की जेब दोनों को लेकर इस बार गंभीर है। अब इसका इम्पैक्ट हम समझते हैं। सबसे पहले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। जब बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ेगी तो कीमतें अपने आप नीचे आएंगी। गरीब परिवारों को सस्ता चावल मिलेगा, महंगाई पर कंट्रोल रहेगा। अगर हम किसानों की बात करें तो सरकार ने पहले ही खरीद की है और इससे किसानों को अच्छी कीमतें मिली। लेकिन इतना बड़ा स्टॉक रिलीज होने से घरेलू बाजार में कीमतों पर थोड़ा दबाव आ सकता है। अगर कीमतें बहुत नीचे गई तो अगले सीजन में किसानों को प्रोत्साहन कम मिल सकता है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये कदम बहुत स्मार्ट है। श्रीलंका भारत से बहुत चावल आयात करता है। अगर घरेलू स्टॉक से बाजार भर रहा है तो आयात कम होगा। इससे फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत पर क्या असर पड़ सकता है, ये समझते हैं हम इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमगर से। देखिए, श्रीलंका ने जैसे कि राइस का जो मार्केट के अंदर उतारा है अपने स्टॉक से राइस, तो वो तो एक कॉमन प्रक्रिया है। किसी साल कम उतारते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं। इस साल उन्होंने क्योंकि प्रोक्योरमेंट भी काफ़ी की थी, क्योंकि जैसे हर जगह किसान को बढ़ावा देने के लिए हर कंट्री कुछ ना कुछ पैदावार ज़्यादा कर रही, तो उन्होंने किसानों से माल खरीदा और राइस को स्टॉक किया। जो अब स्टॉक्स को उन्होंने मार्केट को स्टेबल कर रखने के लिए अपना प्रोक्योरमेंट का किया हुआ स्टॉक में से, जैसे यहाँ FCI करती है, ऐसे डोमेस्टिक मार्केट में उतारा है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। हम 21 मिलियन टन तो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया था, जो कि इस साल हमारा टारगेट है 25 मिलियन तक कर पाएँ। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से हमें सहयोग मिलता है भारत के, तो हर हालत के अंदर हम 25 मिलियन टन कर पाएंगे, तो जिसका 1,80,000 करोड़ का हमें एक्सपोर्ट का टारगेट है राइस के अंदर, तो वो हम अचीव कर लेंगे और इससे हमारे भारत की मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, श्रीलंका भारत का बहुत बड़ा चावल खरीदार है, खासकर पार्बॉयल और अन्य वैरायटीज। अगर आयात कम हुआ तो हमारे एक्सपोर्टर्स विशेषकर आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के एक्सपोर्टर्स पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ये छोटा असर होगा क्योंकि भारत का कुल चावल निर्यात बहुत बड़ा है। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा है। पड़ोसी देश में स्थिरता से क्षेत्रीय ट्रेड और बेहतर होता है। चुनौतियां भी लेकिन कम नहीं हैं। इतना बड़ा स्टॉक सही से स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और पहुंचाना, ये सब बड़ी चुनौती है। क्लाइमेट चेंज से फसल अनिश्चित है। अगले सीजन में अगर फिर उत्पादन कम हुआ तो आयात फिर से बढ़ सकता है। अगर रिलीज का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ तो ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी बढ़ सकती है। दोस्तों, देखा जाए तो कदम तो बहुत सही है और टाइमली भी है। श्रीलंका ने स्टॉक को यूज करके महंगाई पर लगाम लगाने का प्रयास किया है। ये भारत के लिए भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है और वैसे भी भारत सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है क्योंकि हमारे पास स्टॉक सरप्लस है। हम भी कभी कभी स्टॉक रिलीज से कीमतें कंट्रोल करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में असली समाधान है उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई मजबूत करना, क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी अपनाना और किसानों को बेहतर सपोर्ट देना। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि पड़ोसी देश में भी सरकारें स्टॉक का स्मार्ट यूज करके बाजार स्थिर कर रही हैं। ये खेती और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बढ़ते हैं अब हम अगली खबर पर, लेकिन कमेंट में आप हमें अवश्य बताइए कि श्रीलंका का ये रिकॉर्ड रिलीज भारत के लिए कितना बड़ा संकेत है। आपकी क्या राय है? अब हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी और दूरगामी है। भारत 2035 तक अपने वस्तु निर्यात को 3 गुना बढ़ाकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर करने की तैयारी में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। आज भारत का वस्तु निर्यात यानी गुड्स एक्सपोर्ट करीब 450 से 500 बिलियन डॉलर के बीच है। 2035 तक इसे 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है, यानी करीब 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ोतरी। दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पावर बनाने की पूरी रणनीति है। पिछले कुछ सालों में हमने PLI स्कीम, मेक इन इंडिया और इंफ्रा पर जोर दिया है। अब नई रणनीति में फोकस और भी गहरा है। खास बात यह है कि सरकार इस बार बड़े बड़े सब्सिडी पैकेज या डायरेक्ट कैश देने पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेगी। इसकी बजाय संरचनात्मक सुधारों पर ज्यादा जोर है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना, नियम सरल करना, ब्यूरोक्रेसी को कम करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। अब किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा? तो कुल 15 प्रमुख सेक्टर चुने गए हैं। उनमें से कुछ मुख्य हैं। सेमीकंडक्टर, जो चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य है। मेटल्स, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर जैसे बेसिक मटेरियल। एनर्जी स्टोरेज, बैटरी, सोलर, EV से जुड़े प्रोडक्ट्स। श्रम प्रधान उद्योग, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, ज्वेलरी जैसे सेक्टर जहां भारत की ताकत बहुत है। ये सेक्टर इसलिए चुने गए हैं क्योंकि इनमें भारत की लागत कम है, स्किल्ड लेबर उपलब्ध है और वैश्विक डिमांड अगले 10 साल में बहुत ही तेज बढ़ने वाली है। अब रणनीति क्या है? तो एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाया जा रहा है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी। कुछ मुख्य कदम जो सरकार उठाएगी: नियमों को सरल बनाना, एक राज्य से दूसरे में सामान ले जाना आसान करना, लैंड एक्विजिशन में तेजी लाना, लेबर लॉ में सुधार करना जिससे फैक्ट्रियां आसानी से चल सकें, टैक्स और परमिट प्रोसेस को कम करना, राज्यों के बीच कंपटीशन को बढ़ाना। जो राज्य बेहतर सुविधा देगा वो ज़्यादा निवेश पाएगा। मकसद साफ है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना ताकि चीन से शिफ्ट हो रही कंपनियां भारत आएं, निर्यात बढ़े, रोजगार बढ़े, फॉरेन एक्सचेंज बढ़े और इकोनॉमी मजबूत हो। अगर ये लक्ष्य हासिल हुआ तो क्या होगा? भारत की GDP ग्रोथ को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। 7 से 8% से ज़्यादा ग्रोथ आसान हो जाएगी। करोड़ों नई नौकरियां आएंगी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और मजबूत होगा। आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। छोटे मध्यम उद्योगों को भी फायदा होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन से नए बाजार मिलेंगे, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। 3 गुना बढ़ोतरी ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है दोस्तों। ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है, अमेरिका चाइना टेंशन है, यूरोप में प्रोटेक्शनिज्म है, ये सब रिस्क हैं। भारत में इंफ्रा अभी भी कमजोर है। पोर्ट, रोड, पावर, लॉजिस्टिक्स में सुधार की जरूरत है। स्किल गैप है। इतने बड़े स्केल पर ट्रेंड वर्क फोर्स चाहिए। लैंड एक्विजिशन, लेबर लॉ और पर्यावरण क्लियरेंस में देरी हो सकती है। राज्यों का पूरा सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। हर राज्य अलग अलग नियम बनाता है। अगर ये सब नहीं हुआ
तो जो गोल है वो मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो ये लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन सही दिशा में है। पहले सब्सिडी पैकेज पर ज़्यादा फोकस था और इस बार संरचनात्मक सुधार पर फोकस है। ये अच्छी बात है क्योंकि सब्सिडी से लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं आती। अब असली काम हमारा इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, नियम सरल होंगे और सेक्टरों में निवेश आएगा तो भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा प्लेयर बन सकता है। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि भारत अब सिर्फ सर्विस या एग्रीकल्चर पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात से नई ऊंचाई छूने की तैयारी है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर, लेकिन उससे पहले हमें कमेंट में अवश्य बताइए कि 2035 तक $1.3 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य कितना हासिल हो पाएगा। आपकी क्या राय है? अब हम बात करेंगे एक ऐसी अनोखी और प्रेरणादायक खबर की जो दिखाती है कि खेती में नवाचार और नई किस्में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। केरल में एडाथुआ पुलिस स्टेशन में तैनात सिविल पुलिस अधिकारी नवास वनिया पुरक्कल ने एक बहुत खास पहल की है। उन्होंने अपर कुट्टनाड में वायनाडन मट्टा धान की सफल खेती की मिसाल पेश की है। सिर्फ 50 सेंट भूमि पर प्रयोगात्मक आधार पर यह खेती की उन्होंने। इस किस्म की खासियतें सुनकर हैरानी होगी। उच्च उपज, पारंपरिक किस्मों से काफ़ी ज़्यादा अनाज, कम समय में पकना, सिर्फ 65 दिनों में इसमें बालियां आ जाती हैं, रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, बीमारियां बहुत कम लगती हैं, कम खाद और कीटनाशक की जरूरत पड़ती है, लागत घटी, कीटों का खतरा कम पड़ा, स्प्रे कम करने की इसमें जरूरत पड़ती है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भी ये बहुत उपयोगी है, पानी ज़्यादा होने पर भी अच्छा प्रदर्शन। ये पहल इसलिए भी खास है क्योंकि एक पुलिस अधिकारी ने खेती में समय और मेहनत लगाकर नई उम्मीद जगाई है। ये दिखाता है कि खेती किसी की भी हो सकती है। अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बदलाव ला सकता है। लेकिन दोस्तों, ये अकेली कहानी नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हाल ही में नई किस्मों की खोज की है, जैसे सुभाषिनी, लक्ष्मणती, मुसाफिर और इरावती। ये किस्में खासतौर पर जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार की गई हैं। सूखा, बाढ़, नमक प्रभावित मिट्टी, सब में अच्छा प्रदर्शन है। उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक, कम पानी और खाद की कम जरूरत, ये सब इनमें है। अब सवाल ये है कि ऐसी नई किस्में देश की खेती को कैसे और उन्नत बना सकती हैं, उनकी उपयोगिता क्या है और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। चलिए गहराई से देखते हैं। सबसे पहले नई किस्मों की मुख्य विशेषताएं समझिए। उच्च उपज, पारंपरिक किस्मों से 20 से 30% या इससे ज़्यादा अनाज प्रति हेक्टेयर होना और कम समय में पकना, 65 से 90 दिनों में। साल में हम इसमें 2-3 फसलें ले सकते हैं। ये फसल रोग और कीट प्रतिरोधी है, यानी कि कीटनाशक और फफूंदनाशक का कम इस्तेमाल होना, कम इनपुट यानी कि खाद, पानी, रसायन कम। तो इससे क्या है कि किसान की लागत 15 से 20% तक घट सकती है। जलवायु सहनशीलता यानी कि बाढ़, सूखा, नमक, ज़्यादा तापमान, सब में ये अच्छा परफॉर्म करती। अच्छा पौष्टिक है इनमें, यानी कि कुछ किस्मों में प्रोटीन, आयरन, जिंक ज़्यादा है। ये किस्में खेती को पूरी तरह बदल सकती हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ना, भारत में बाढ़ प्रभावित इलाके यानी कि बंगाल, बिहार, असम, सूखाग्रस्त इलाके, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, ये किस्में वहाँ जीवन रक्षक साबित होंगी। उत्पादन बढ़ाना, अगर ये पूरे देश में फैली तो चावल उत्पादन 10 से 20% या इससे अधिक बढ़ सकता है। अगर हम फसल डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो कम समय वाली किस्में होने से एक ही खेत में धान, गेहूं, दाल, तिलहन सब ले सकते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो कम पानी, कम रसायन, मिट्टी की उर्वरता बचेगी इससे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। किसानों की आय की अगर हम बात करें तो कम लागत और ज़्यादा पैदावार से, यानी कि प्रति एकड़ 20 से 40% की ज़्यादा कमाई। अगर हम उपयोगिता की इसकी बात कर लें तो भूमिका देखिए, फूड सिक्योरिटी बढ़ती है, ऐसे में बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त अनाज मिलता है। बाढ़, सूखा क्षेत्रों में ये किस्में फसल बीमा की जरूरत कम कर सकती हैं। अगर हम छोटे किसानों की बात करें तो ये उनके लिए कम लागत वाली खेती हैं। गरीब किसान इससे लाभान्वित हो सकता है। और पर्यावरण संरक्षण की हम बात कर लें तो इससे रसायन कम होने से जैव विविधता बचेगी, मिट्टी स्वस्थ रहेगी। और निर्यात संभावना की बात करें दोस्तों तो वायनाडन मट्टा जैसी पौष्टिक और ऑर्गेनिक किस्में विदेशों में डिमांड बढ़ा सकती हैं। अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। चावल उत्पादन में 10 से 20
20% का इजाफा होगा और देश की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। किसानों की अगर हम आय की बात करें तो प्रति एकड़ 20 से 40% की अतिरिक्त कमाई ये देगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेगा, बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग से लाखों नई जॉब्स। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पौष्टिक और सस्टेनेबल किस्में विदेशों में बिक्री के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हैं और ऐसे में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, महंगाई में कंट्रोल आएगा और उत्पादन बढ़ने से चावल की कीमतें स्थिर रहेंगी। कुल जीडीपी, जो कृषि जीडीपी में योगदान इसका बढ़ेगा, 1 से 2% अतिरिक्त ग्रोथ की संभावना हो सकती है। चुनौतियां भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है। तो चुनौतियों की अगर हम बात करें तो बीज की उपलब्धता और किसानों तक ये बीज पहुंचाना, ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है और किसानों को जागरूक करना। लेकिन अगर ये सब होता है और सरकार इसमें पहल करती है, सरकार इसमें किसानों को सहयोग देती है, सरकार इस तरह की इनोवेशन को और बढ़ावा देती है जो कि दे रही है, तो आप ये समझिए कि आने वाले समय में ये सब गेम चेंजर होगा और कृषि जिस तरह से जीडीपी में इसका मुख्य रोल है तो ये रोल और बड़ा होता चला जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो रोजगार की अगर हम बात करें तो ग्रामीणों तक, गांवों तक रोजगार फैलता जाएगा और देश हमारा और खुशहाल होगा। तो दोस्तों, ये विश्लेषण हमारा कैसा लगा और आप हमारे विश्लेषण को कितना पसंद कर रहे हैं ये कमेंट में अवश्य बताएं और इस विश्लेषण में किन खबरों को हमें और शामिल करना चाहिए यह भी आप लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें आपका हौसला मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।